तो स्वागत है तुम्हारा पोके लैब में। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा इस बात पर कि मैंने ऐश के रियल फादर का पता लगा लिया है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत सालों पहले, जब प्रोफेसर ओक की उम्र 20 साल थी। उस वक्त उन्हें कोई प्रोफेसर की डिग्री नहीं मिली थी। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम उन्होंने रेड एंड ब्लू रखा था। और ये ऐश के अपने पैलेट टाउन छोड़ने के 20 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल बाद रेड और ब्लू अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसी तरह कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम ग्रीन होता है, जो अकेले ही अपना सफर शुरू करती है। ऐसे ही जर्नी के दौरान रेड एंड ब्लू की कई बारी ग्रीन से मुलाकात होती है एंड इन इनकाउंटर के चलते ग्रीन और दोनों रेड एंड ब्लू एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ग्रीन असल में एक लड़की है और रेड एंड ब्लू लड़के। ब्लू को पसंद नहीं आता कि रेड उससे किसी भी बैटल में जीते, इसलिए वो उसे हर पॉइंट ऑफ बैटल पर हराने की कोशिश करता था। समय थोड़ा और बीतता है और ब्लू जल्द ही पोकेमोन लीग चैंपियन बन जाता है एंड क्योंकि उसका करियर बन चुका होता है इसलिए वो एक दिन ग्रीन को प्रपोज करता है शादी के लिए। लेकिन इसी बीच रेड उससे बैटल के लिए चैलेंज करता है। रेड ये देखना चाहता था कि ब्लू पहले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जल्द ही बैटल खत्म होती है और अनफॉर्चुनेटली ब्लू बहुत बुरी तरीके से रेड से हार जाता है। उसे लगने लगता है कि इस शर्मनाक हार के बाद ग्रीन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसलिए ब्लू खुद को औरों से दूर पूरी तरह अकेला कर लेता है। अपनी नेगेटिविटी और डार्क पोकेमोन्स के चलते वो डार्क जियोवानी बन जाता है और टीम रॉकेट जैसे गैंगस्टर माफिया को बना डालता है। और इन सब के बाद रेड की मुलाकात होती है डेलिया केचम से। तो क्या डेलिया केचम एंड रेड ऐश के मॉम डैड हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ब्लू गैरी का डैड है? क्या गैरी एंड ऐश कजन है? गूगल ऐसा क्यों कहता है कि प्रोफेसर ओक ऐश के डैड हैं? क्यों पोकेमोन एनिमे सीरीज में हमें ये दिखाया जाता है कि ऐश के डैड एक बहुत लंबी जर्नी पर गए हैं? इन सब का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। एनिमे के प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स का ना होना या पेरेंट्स में मदर या फादर में से किसी एक का ना होना स्टोरी टेलिंग करने का एक बहुत आसान तरीका है। पोकेमोन में ही देखो, ऐश के डैड नहीं है पर मॉम को हर बार ही दिखाया जाता है। डॉन के मॉम है पर डैड लापता है। सिमिलरली साइलन और उसके भाइयों के पेरेंट्स नहीं है। सिरना के भी डैड नहीं है। आई मीन ऐश का ससुर जी। राजा जी अपने क्लेमोंट की मॉम नहीं है। इसी तरह कई सारे एनिमे हैं जिनमें प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स को नहीं दिखाने की परंपरा होती है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ देना चाहूंगा, जैसे कि इरेज्ड नाम के मांगा सीरीज में प्रोटैगनिस्ट की सिर्फ मदर होती है, फादर नहीं। गॉडेस कैफे टेरेस में प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ ग्रैंडमा होती है एंड वो भी सीरीज के आखिर में जाकर मर जाती है। ओशिनोको शो में भी प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स मौजूद नहीं होते। इस तरह हम देखते हैं कि पोकेमोन एक ऐसा अकेला टीवी शो, एनिमे, कार्टून नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत एनिमे शोज हैं जो एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स को स्टोरी टेलिंग में जान डालने के लिए मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस तरह पेरेंट्स को नहीं दिखाना या उनमें से किसी एक को सीक्रेट रखने के पीछे राइटर का मकसद क्या होता है? मैं किसी मांगा या एनिमे का राइटर नहीं हूँ और ना ही मेरा उनसे कोई पर्सनल कनेक्शन है जो मैं तुम्हें एविडेंस दे सकूं। पर मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पर एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस को बता सकता हूँ। पहला कारण ये हो सकता है किसी भी प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स के नहीं होने का कि ये स्टोरी टेलिंग में कैरेक्टर को आजादी देता है किसी नई जर्नी या एडवेंचर को शुरू करने का। राइटर्स को कई सारे यूनिक आइडियाज मिलते हैं जब किसी कैरेक्टर के पेरेंट्स होते ही नहीं है। तो ऐसे में ये प्रोटैगनिस्ट पूरे वर्ल्ड को आजादी से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड आने वाले चैलेंजेस को खुद से इनकाउंटर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी एक्शन या एडवेंचर एनिमे में पेरेंट्स का साथ होना थोड़ा अनकॉमन सा फील कराता है। कैरेक्टर को उतनी आजादी नहीं मिलती है अपनी मर्जी से काम करने या खतरों से लड़ने का। पोकेमोन में तुम्हें पता ही होगा कि ऐश की मॉम उसकी कितनी चिंता करती है। पोकेमोन 2000 वाली मूवी में जब ऐश मोल्ट्रेस, आर्टिकुन और ज़ैप्डोस का गुस्सा शांत कराने के लिए एक एडवेंचर पर जाता है तो उसकी मॉम स्टार्टिंग में उसे मना करने लगती है उसे जाने से। सोचो, अगर ऐश के फादर भी होते तो ऐश को घर में ही बैठना पड़ता, स्कूल जाकर बार बार नोबिता की तरह टेस्ट में 0 लाना पड़ता, एनिमे के ऑथर को नई आइडियाज ही नहीं आते, ओवरऑल पूरी की पूरी स्टोरी ही बोरिंग बन जाती। एक ऐसा एनिमे या शो जिसमें किसी प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट होते हैं तो चांसेस इस चीज के ज्यादा रहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट को एक लिमिट तक ही फ्रीडम मिलेगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स के होने से पूरी की पूरी स्टोरी बेकार हो जाएगी। नहीं, कई सारे ऐसे एनिमे शोज हैं जिसमें मेन कैरेक्टर के फादर मदर दोनों ही रहते हैं, स्टोरी में दम भी होता है और ओवरऑल सीरीज हिट भी रहती है। तो इसका नाम मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दूसरा कारण ये हो सकता है पेरेंट्स के नहीं होने का कि किसी प्रोटैगनिस्ट के अगर पेरेंट्स नहीं है तो ऑडियंस में उनके लिए सिंपैथी जागती है। ऑडियंस उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं एंड ये वही चीजें हैं जिन्हें लोग देखना भी पसंद करते हैं। तुम ही देखो, जब एक पर्सन के पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट की वजह से या अपने बच्चों को बचाने के चलते मर जाते हैं तब वो पर्सन एंटी सोशल बनता जाता है। लोगों को इस तरह का गाय काफी कूल लगता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नारुतो के टाकू सासुके को आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। तो जब उचिहा क्लान जिंदा थे और सासुके अपनी एकेडमी अटेंड करने जाया करता था तब क्या उसे कोई जरा सा भी भाव देता था? नहीं, राइट।
वेल कुछ सालों बाद जब उचिहा क्लान मर जाता है तब क्या होता है, तब सासुके एंटी सोशल पर्सन के साथ साथ मैजिकली ज्यादा हैंडसम और कूल बनने लगता है और इसलिए लोग इस तरह के शोज को और भी ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और जब पेरेंट्स में से कोई एक जिंदा होता है, फिर चाहे वो मदर हो या फादर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखाया गया कि ये या तो अपने काम से या किसी ट्रिप से कैरेक्टर से दूर ही रहा करते हैं। एंड राइटर्स एक फैशन सा बना डालते हैं कि प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स उससे बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। पोकेमॉन में ब्रॉक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जब हुइन सीरीज में एक बार ब्रॉक के मम्मी पापा किसी ट्रिप पर चले जाते हैं तो ब्रॉक को भी थोड़ी और जर्नी करने का मौका मिल जाता है, आई मीन टाइम मिल जाता है। तीसरी वजह हो सकती है किसी कैरेक्टर को ऑर्फन यानी अनाथ दिखाने का, कि पहला तो ये कि किसी ऑर्फन के लिए हमदर्दी हम में अपने आप आ जाती है क्योंकि ये सोसाइटी का नजरिया है लोगों को देखने का। साथ ही अगर एनिमे के प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स होंगे तो जैसा कि हर माँ बाप का अपने बच्चों के लिए फिक्र करने वाला रवैया होता है, तो वो हमेशा कैरेक्टर के एडवेंचर में रुकावट बनेंगे। जैसे कि जब भी उन्हें किसी खतरनाक से मिशन पर जाना होगा तो उन्हें सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से ही बात करनी होगी, बड़ों को बताना होगा। और तुम्हें पता है क्या उस वक्त उन बड़ों का जवाब क्या होगा? हाँ क्या कहा? तुझे दुनिया को बचाना है? क्या करेगा ये सब करके? दुनिया बचाने का काम हम बड़ों पर छोड़ दे। तो इसलिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें उस टीनेज प्रोटैगनिस्ट के पास कोई और चांस नहीं होता है दुनिया बचाने के सिवा। वो दुनिया बचाने के लिए और दूसरी किसी चीज के बारे में नहीं सोचता क्योंकि उसके पेरेंट्स होते ही नहीं। तो ऐसा करने के लिए राइटर्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके पेरेंट्स को ही रिमूव कर डालते हैं। जरा दिमाग लगाओ, अगर टीनेज हीरो के पेरेंट्स उसके साथ रहेंगे तो उसे नॉर्मल किड्स की तरह घर में रहना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करना पड़ेगा, वही सर्टेन बेड टाइम, वही सर्टेन रूटीन। बट वही अगर ऑथर ये दिखाते हैं कि मेन कैरेक्टर के माँ बाप को किसी ने मार दिया है तो ये एक स्टोरी आइडिया मिल जाता है उन्हें कि अब हमारा हीरो अपने पेरेंट्स के किलर से रिवेंज लेगा। सो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि बिना माँ बाप के प्रोटैगनिस्ट वाली जो ट्रोप है वो फिक्शन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हम इंसान ना बहुत ही काइंड और आउटकोर किस्म के होते हैं। जब हम ये देखते हैं कि कोई कैरेक्टर के पास कोई चीज नहीं है जो कि इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए पेरेंट्स हैं, तो हम उसके लिए बुरा फील करते हैं। कुछ ही एपिसोड्स देखने या कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम खुद को ऑलरेडी उस प्रोटैगनिस्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सेम ट्रिक हमारे ऊपर ऐश के लिए काम करती है और इन सब के बाद हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस उसके लिए आ जाते हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स कौन है, उसके पेरेंट्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारा हीरो कितने टाइम से बिना पेरेंट्स के, जब पेरेंट्स नहीं थे तो उसे किसने पाला और बड़ा किया। और ये मैंने पहले ही बताया बहुत ही अच्छा तरीका है कैरेक्टर और ऑडियंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का। सो ये थे कुछ रैशनल रीजंस किसी प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स को एनिमे में नहीं दिखाने का। पर बात तो शुरू हुई थी ऐश के फादर से। ऐश के फादर आखिर में है कौन? इतने सालों में ऐश अब तक वैल्यूएबल कैरेक्टर बन चुका है लेकिन उसके फादर के बारे में कोई नहीं जानता। ऐश के फादर सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। पोकेमॉन सीरीज ने ऐसे ही बहुत कम दिखाया है जब ऐश के फादर की बात की जा रही हो। सबसे पहली बार ऐश के डैड को मेंशन किया गया था सीरीज के सेकंड एपिसोड में, जब ऐश की मॉम उसे बताते कि कैसे उसके डैड को 4 दिन लग गए थे पैलेट टाउन से वरीडियन सिटी तक ट्रैवल करने में जब वो अपनी पोकेमॉन जर्नी पर थे। और एक एपिसोड में ऐश के फादर अपने रैपिडेश के साथ दिखाए गए थे जिसमें ऐश कम उम्र का था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐश को रियलाइज भी नहीं होता है कि उसे अपने फादर से मिलना चाहिए। कई बार रीजन से ट्रैवल करके अपने घर आता है और सिर्फ मॉम को देखता है तो उसे एहसास नहीं होता कि उसे अपने डैड से भी मिलना चाहिए। पर नहीं, डैड तो उसके कोई लगते ही नहीं है। एंड बस पूरी एनिमे सीरीज में ऐश के डैड का जिक्र बस इतना सही किया गया। बट डोंट वरी, कई ऐसी क्रिटिकल थ्योरीज भी सामने आती है कि ऐश के डैड अब तक अनरिवील क्यों हैं और कुछ कैरेक्टर्स कैसे सीक्रेटली ऐश के डैड हो सकते हैं। पहली थ्योरी का कहना यह है कि ऐश के फादर एक वॉर में मारे गए, जो कि हमें वीडियो गेम्स में भी हिंट की जाती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि रेड ऐश का डैड है, जिसके पीछे की सच्चाई थोड़ा ज्यादा ही डार्क है। इसे जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तीसरी थ्योरी, जियोवानी ऐश का डैड। क्या किसी को सच में लगता है कि टीम रॉकेट का लीडर जियोवानी ऐश का फादर हो सकता है? पोकेमॉन म्यूजिकल के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट गेम में एक फीचर है जिसमें पोकेमॉन कॉन्टेस्ट की तरह ही म्यूजिक डांस के साथ बैटल किया जाता है। तो पोकेमॉन म्यूजिकल में दिखाया गया है कि डेलिया कैचम और जियोवानी ने पास्ट में डेट किया था। चौथी थ्योरी ये कहती है कि पोकेमॉन क्रॉनिकल्स का कैरेक्टर सिल्वर ऐश का फादर है। सिल्वर एक एडल्ट पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके शोल्डर पर ऐश के पिकाचू की तरह चिकुरेडा रहती है। उसने भी ऐश की ही तरह लेजेंडरी पोकेमॉन बचपन में देखा था। बस फर्क इतना है कि ऐश ने हो-ओ को देखा था जबकि सिल्वर ने मॉल्ट्रेस को देखा था। एंड जब एक एपिसोड में रिची सिल्वर को ऐश के बारे में बताता है तब सिल्वर इस तरह रिएक्ट करता है जैसे वो ऐश को पहले से जानता हो। बाकी पोकेमॉन क्रॉनिकल्स एक अलग सीरीज है जिसका पोकेमॉन की मेन सीरीज से कोई रिलेशन नहीं है। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि प्रोफेसर ओक ऐश के फादर है। कोई सेंस बनता है इस बात का? हाँ, प्रोफेसर ओक को ऐश का ग्रैंडफादर कहना चाहिए, पर ऐश का फादर कहना थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं हो गया? एक तो ऐसे ही डेलिया के घर जब देखो आ जाते हैं प्रोफेसर ओक, ऐश के सामने ये सब होता है। सोचो पीछे पीछे क्या क्या होता होगा। तो देखो, प्रोफेसर ओक ऐश को पर्सनली गाइड करते हैं और सालों से उसकी मदद करते आ रहे हैं और ऐसा अब तक किसी भी प्रोफेसर ने नहीं किया है ऐश के लिए।
दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक कहानी बताई थी जिसमें ऐश के रियल फादर के होने का अबव 80% चांस था। मैंने बताया था कि ऑफिसर ओक को 20 की एज में 2 किड्स होते हैं, रेड और ब्लू नाम से। फिर इनके 10 साल होने पर ये अपना सफर शुरू करते हैं और अपनी जर्नी में ही ग्रीन नाम की लड़की से मिलते हैं। ब्लू ग्रीन को प्रपोज करने ही वाला होता है कि रेड उसे पोकेमॉन बैटल में हरा कर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा देता है कि ब्लू को भागने पर और बुरा बनने पर मजबूर होना पड़ता है। ब्लू अपना नाम बदलकर जियोवानी रख लेता है और एक बुरा आदमी बन जाता है। जियोवानी बिल, मिस्टर फ्यूजी और ब्लेन के साथ मिलकर टीम रॉकेट जैसी गैंगस्टर टीम को एस्टैब्लिश करता है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनाने के लिए वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इससे डिट्टो, पॉरीगॉन और यहाँ तक कि म्यूटो भी बनाते हैं। पर रेड को हराने में जियोवानी हमेशा फेल ही होता है। कुछ टाइम के बाद ग्रीन फाइनली ब्लू से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। ब्लू फाइनली रेड को हरा देता है एक मैच में, लेकिन उसे रेड से जलन होती है क्योंकि एक बारी उसने डेलिया को प्रपोज किया था पर उसने उसे मना कर दिया था। फिर रेड और डेलिया और ब्लू और ग्रीन शादी कर लेते हैं। रेड जल्द ही रीजन चैंपियन बन जाता है और ब्लू को सीक्रेटली वरीडियन जिम लीडर बनने का ऑफर दिला देता है। फिर जब ब्लू वरीडियन जिम लीडर बन जाता है तब वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे ही उसे पता चलता है कि रेड ने उसकी मदद की है वरीडियन जिम लीडर बनने में, तो वो दोबारा से गुस्से की आग में अपना परिवार छोड़ देता है। ब्लू दोबारा जियोवानी की आइडेंटिटी लेकर वरीडियन सिटी जिम पर अपना कब्जा करके अपने डार्क प्लान की प्रोग्रेस करता है। इसी बीच रेड और ग्रीन को जियोवानी के असली आइडेंटिटी का पता चल जाता है और जब रेड और ग्रीन जियोवानी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कि जियोवानी ही ब्लू है, तब जियोवानी रेड, ग्रीन और अपने भाइयों को मार देता है। और इन सब के बाद जियोवानी और उसके मेंबर्स भाग जाते हैं और लैवेंडर टाउन में मरे हुए लोगों और मरे हुए पोकेमॉन को दफना देते हैं और इस तरह ब्लू हमेशा के लिए जियोवानी के फॉर्म में कहीं छुप जाता है। सो इस तरह ऐश के डैड रेड है और गैरी के डैड ब्लू हैं। वेल, सुनने में ये थ्योरी और स्टोरी बहुत ही रियलिस्टिक लगती है, पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ये सुनने के बाद ये कहानी पूरी तरह इमेजिनरी और फिक्शनल है। असल में तो पोकेमॉन के राइटर्स को पता ही नहीं है कि ऐश के फादर कौन है और ना ही वो ऐश के फादर को फ्यूचर में कभी दिखाने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक ऐश के फादर के लिए फैंस में कोई हाइप नहीं है और ना ही कोई जानना चाहता है। बाकी अगर उनका मन करे कभी फ्यूचर में ऐश के फादर को दिखाने का, तो उन्हें ये स्टोरी जरूर लेनी चाहिए क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। सो या ऐश के फादर अभी भी मिस्टीरियस है और ना ही उसे कोई जानता है और ना ही जानने वाला है, क्योंकि पोकेमॉन वाले ही नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसे लगे आपको, फिर मिलते हैं आने वाली किसी कूल सी वीडियो में।